Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is shock. What is shock? It is a state in which क्या चीज़ होती है, आपका cardiac output is diminished. There is a diminished cardiac output. ठीक है, यहाँ पे reduced effective circulatory blood volume. Circulatory blood volume जो है वो reduced है and that is going to impair your tissue perfusion and lead to cellular hypoxia. ठीक हो गया. तो कार्डियक आउटपुट और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से परफ्यूजन कम हो जाती है और हाइपोक्सिया हो सकता है. ठीक है, अब ये जो शॉक है वो किन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्वेयर हेमरेज. ठीक है, एक्सटेंसिव ट्रॉमा, बर्न्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, माइक्रोबियल सेप्सिस. ठीक है, हम देख लेंगे कि हर जैसे कार्डियोजेनिक शॉक है तो वो किसकी कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन व्हेन द मायोकार्डियल पंप फेल्स. ठीक है, यहाँ पर अगर एमआई हो गया है या स्वेयर किस्म के एरिथमियाज हो गए हैं. ठीक है, या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. ठीक है, इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेट. ठीक है, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, जिस तरह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, एमआई हो गया. ठीक है, ये जो दो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये किसकी इनकी कॉम्प्लिकेशन को क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं. जबकि अगर स्वेयर किस्म का हेमरेज हो गया, एक्सटेंसिव ट्रॉमा या बर्न्स हो गए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन इज़ कॉल्ड इज़ द हाइपोवोलेमिक शॉक. ठीक है ना, इसमें भी लो कार्डियक आउटपुट होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि देयर इज़ लॉस ऑफ ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम हेमरेज और फ्लूइड लॉस फ्रॉम स्वेयर बर्न्स. और जो सेप्टिक शॉक है, ठीक है, वो किस तरह से ट्रिगर होता है, दैट इज़ ट्रिगर्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. ठीक है, सो कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, अगर आपका मायोकार्डियल पंप फेल हो गया है, ठीक है, कोई वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं, एमआई हो गया है, कार्डियक टेम्पोनेट है, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन है. ठीक है, यहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है विच इज़ बेसिकली द आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स हैं, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक. लेस कॉमन एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास न्यूरोजेनिक शॉक विच में भी सेकेंडरी टू अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. और इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ वैस्कुलर टोन. ठीक है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद एनेस्थीसिया. ठीक है, और इसके अलावा एक हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ एन एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसके अंदर क्या होता है कि देयर इज़ अ सिस्टमिक वेसोडाइलेशन, देयर इज़ इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी. क्या है, सिस्टमिक वेसोडाइलेशन. ठीक है, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी एंड इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एन IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है ना, कि IgE की वजह से एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. इट इज़ एन IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. So there is a systemic vasodilation, increased vascular permeability and that is triggered by an IgE mediated hypersensitivity reaction. अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या क्लिनिकल वही बातें दोबारा लिखी हुई हैं कि इसकी किन की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एमआई की, वेंट्रिकुलर रप्चर की, एरिथमिया की, कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. यहाँ पर हमारे पास हेमरेज होता है, फ्लूइड लॉस, वॉमिटिंग में, डायरिया में, बर्न्स में, ट्रॉमा में. ठीक है, सेप्टिक शॉक किस वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. ठीक है, एंडोटॉक्सिक शॉक. ठीक है, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, एंडोटॉक्सिक शॉक है. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, फंगल सेप्सिस या फिर सुप्रा एंटीजेंस. ठीक है, सुप्रा एंटीजेंस, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पोलीक्लोनल टी लिम्फोसाइट एक्टिवेटर्स होते हैं दैट इंड्यूस द रिलीज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ साइटोकाइंस that result in a variety of clinical manifestations ranging from a diffuse rash to vasodilation, hypotension, shock and death. ठीक है, तो बस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, एंडोटॉक्सिक शॉक, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया. ठीक है, फंगल सेप्सिस एंड सुप्रा एंटीजेंस विच इज़ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारे पास पैथोजेनिक मैकेनिज्म, कार्डियोजेनिक में क्या होता है कि आपका मायोकार्डियल पंप जो है वो फेल हो गया है, रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज, एक्सट्रिंसिक प्रेशर. ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो. जबकि यहाँ पर इनएडिक्वेट प्लाज्मा या ब्लड वॉल्यूम होता है और यहाँ पे क्या होता है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होती है. ठीक है, एंड देयर इज पूलिंग ऑफ ब्लड, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन एंड पूलिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, एंडोथेलियल, ठीक है, एक्टिवेशन, ठीक है, स्लैश इंजरी, ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड डैमेज, DIC. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइन कैस्केड्स.
ठीक है, कि वेजोडाइलेशन है, ब्लड की पूलिंग हो गई, एंडोथेलियल एक्टिवेशन है, डैमेज है, ठीक है, ल्यूकोसाइट इंड्यूस डैमेज है, डीआईसी एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइन कैस्केड्स। ठीक है, अब सेप्टिक शॉक अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी इसके बाद दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। सेप्टिक शॉक पे आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक में जो पर्सन है वो प्रेजेंट करता है विद the person exhibits hypotension, means reduced blood pressure, a weak rapid pulse, जिसको हम क्या कहते हैं कि फीबल पल्स है लेकिन तेज़ है, रैपिड है। ठीक है, इसके अलावा टेकिपनिया, जिसमें वो तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, एंड कूल क्लैमिक साइनोटिक स्किन। क्या क्या मैंने बताया, हाइपोटेंशन आपने देखा, ब्लड प्रेशर देखा, हाइपोटेंसिव है। ठीक है, पल्स देखी, ठीक है, वो वीक तो है लेकिन रैपिड है। टेकिपनिया है पर्सन को, अनकूल क्लामी साइनोटिक स्किन है। जबकि अगर हम बात करें सेप्टिक शॉक की, क्योंकि इसमें होती है पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, सो बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल वेजोडाइलेशन इसमें हमारे पास क्या होता है कि द स्किन इज़ वार्म एंड दैट इज़ फ्लश्ड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर स्टेजेस ऑफ शॉक। अब ये जो स्टेजेस ऑफ ये जो तीन स्टेजेस हैं शॉक की, ये इन्होंने डॉक्यूमेंट की थी फॉर हाइपोवोलेमिक। ठीक है, लेकिन यही स्टेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं टू ऑल द अदर कैटेगरीज ऑफ शॉक। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं दे आर एक्टिवेटेड। ठीक है, और जो वाइटल ऑर्गन्स की जो परफ्यूजन है दैट इज़ मेंटेन्ड। ठीक हो गया, वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजन जो होती है ना दैट इज़ मेंटेन्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स, जैसे बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं वो एक्ट, अगर जैसे कि हाइपोवोलेमिया है ना, ठीक है, एज इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक एंड हाइपोटेंशन है, तो आपका बेरोरिसेप्टर उसको सेंस करेगा। अब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, रिलीज़ करेगा कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, यानी कि वेजोप्रेसिन, ठीक है, एंटी कैटेकोलामीन्स हो गए, वेजोप्रेसिन हो गया। इसके बाद आपका रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देयर इज़ अ जनरलाइज्ड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सो 4 काम मैंने आपको बताए हैं। रास सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, जनरलाइज्ड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। ठीक है, आपके कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होते हैं और वेजोप्रेसिन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, टेकीकार्डिया होता है, पर्सन की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, पेरिफ्री में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, आपका किडनी जो है वो फ्लूइड को कंजर्व करना शुरू करता है। ठीक है, कुटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, ये सारे क्या है, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स है एज अ रिजल्ट ऑफ द बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, एज अ रिजल्ट ऑफ द जनरलाइज्ड सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ रास, ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स, वेजोप्रेसिन एट्सेट्रा। ठीक हो गया, क्या हुआ उसकी वजह से, टेकीकार्डिया होगा, आपके पास पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, रीनल आपका किडनी जो है वो फ्लूइड को रिटेन करेगा ताकि कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ किया जा सके। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपके पास प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में आपके पास क्या होता है कि आपके टिश्यूज़ की हाइपोपरफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि हर एक टिश्यू को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल रहा। देयर इज़ वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोक्सिया। तो अब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको एनर्जी तो बहरहाल चाहिए, तो वो सिस्टम को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो देयर इज़ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होता है, मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये जब हमारे पास ब्लड की पीएच कम होना शुरू हो जाती है ना, तो दैट इज़ गोइंग टू ब्लंट आवर वेजोमोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आर्टेरियोल्स डायलेट कर जाएंगी, मतलब इस पीएच के कम हो जाने की वजह से आपकी आर्टेरियोल्स डायलेट कर जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नाउ योर एंडोथेलियल सेल्स आर मोर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एनॉक्सिक इंजरी विद सब्सिक्वेंट डीआईसी। और अगर वाकई ठीक है एनॉक्सिक इंजरी हो जाए तो आप देखते हो कि लाइजोसोमल एंजाइम्स की लीकेज हुई होती है जो कि वर्सन करी होती है इस शॉक स्टेज को। सही हो गया। और फिर एक आपके पास आ जाती है इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें क्या होता है कि सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल डिस्पाइट ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आर्टेरियोल्स डायलेट करी हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है विच इज़ एक्चुअली कॉजिंग दैट वेजोमोटर रिस्पॉन्स। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन वर्सन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो इस्कीमिक बोल है, ठीक है, बोल ऑफ इंटेस्टाइन्स,
वो कहता है कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा को अलाउ करता है कि भाई मैं तो इस्कीमिक हो चुका हूँ, तुम सर्कुलेशन में चले जाओ। एंड बैक्टीरियमिया शॉक में बी सुपर इम्पोज्ड। कॉमनली फर्दर प्रोग्रेशन टू रीनल फेलियर occurs as a consequence of ischemic injury of the kidney, and despite the best therapeutic interventions, the downward spiral frequently culminates in death. ठीक है, एक और बात जो आपके पास प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर होती है, ठीक है, वो बेसिकली ये है कि आपके पास, मैंने आपको बताया ना कि जो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज है उसमें किडनी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स कर रहा है, यानी कि फ्लूइड को रिटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जब प्रोग्रेसिव स्टेज होती है तो उसमें किडनी का फंक्शन ख़राब है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या है कि ओलिगूरिया हो गया, एसिडोसिस है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं। ठीक है, सो ये जो 3 फीचर्स मैंने आपको बताए, ओलिगूरिया, एसिडोसिस, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, दीज आर ऑल्सो द फीचर्स ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेज। ठीक है, आमतौर पर जो हाइपोवोलेमिक शॉक का के साथ जो पर्सन प्रेजेंट करता है उस पर्सन की तो बचत हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कार्डियोजेनिक शॉक या सेप्टिक शॉक है तो उसमें बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। फिर यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बॉक्स में लिखा हुआ है कि सेलुलर एंड टिश्यू इफेक्ट्स ऑफ शॉक। ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइपॉक्सिक इंजरी होती है ना, तो हाइपॉक्सिक इंजरी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन एंड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फीचर्स देखने में आते हैं? एक आपको नज़र देखने में आता है फाइब्रिन थ्रोम्बाई, ख़ास तौर पर इन द किडनी ग्लोमेरुलस। इसके अलावा जब भी आप स्ट्रेस सिचुएशंस होती है ना तो आपका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है दैट इज़ एक्टिवेटेड, तो वहाँ से सेल लिपिड डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है बिकॉज स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और एक है एल्व्यूलर डैमेज लीडिंग टू अ कंडीशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉक लंग। ठीक है ना, लीडिंग टू द सो कॉल्ड शॉक लंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में ना मैं आपको सेप्टिक शॉक की डिटेल्स बताती हूँ।